आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रॉम स्टार्टिंग हम लोग देखेंगे बेसिक से ये ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फिर इसके कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स देखेंगे, एफिशिएंसी, लॉसेस, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट इज व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर। हम लोग सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ आइडिया हम लोग अपने प्रीवियस व्हेन हम लोग अपने इंजीनियरिंग में थे या फिर हम लोग कुछ फिजिक्स में भी पढ़े हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये भी एक मशीन है। ये भी एक मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन। लाइक इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स वी हैव एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, देन एसी मोटर, डीसी मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सो मेनी मशीन्स आर देयर। अब ट्रांसफार्मर क्या होता है ना, ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है, इसलिए जितने भी डीसी मशीन्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी, या जितने भी जनरली मशीन्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की ही होती है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है? सो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, डेफिनेशन तो हमें अब जानना नहीं है, सिंपल हम लोग देखेंगे। इट इज अ स्टैटिक डिवाइस which converts पावर, जो कि पावर को कन्वर्ट करता है फ्रॉम वन अल्टरनेटिंग सर्किट to other alternating circuit at constant frequency सेम होगा जब ये पावर को ट्रांसफर करता है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से, बेसिकली वन अल्टरनेटिंग सर्किट टू अदर अल्टरनेटिंग सर्किट, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो ये है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है और हमेशा ये आपको ध्यान में रखना है, इट ओनली वर्क्स ऑन एसी, ये सिर्फ एसी पे वर्क करता है। ओके, ट्रांसफार्मर विल नॉट वर्क ऑन डीसी। अगर ये डीसी हम लोग अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। सब लोग हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। नेक्स्ट इज द वर्किंग प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो मोस्ट ऑफ द मशीन्स जो होते हैं जनरली उनका ऑलमोस्ट सेम वर्किंग प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो वर्किंग प्रिंसिपल जो ट्रांसफार्मर का होता है वो है, वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है ट्रांसफार्मर का वो है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, ये होता है। सो एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, बेसिकली ये म्यूचुअल इंडक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही पार्ट है बेसिकली। सो आप अगर वो याद नहीं रख पाते हो तो ये आप याद रख सकते हो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ना ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? ओके, बेसिकली इंडक्शन जो होता है, इंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ कॉइल बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इट। अगर किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है वो टाइम के साथ अगर चेंज कर जाता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा, उसी को तो इंडक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? अगर आपके पास दो कॉइल्स हैं, सपोज आपके पास दो कॉइल्स हैं, जैसे ये आपका एक कॉइल हुआ 1, ओके, ये आपका हुआ सेकंड कॉइल, दोनों एक दूसरे के क्लोज है, वेरी क्लोज, दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब क्या हो रहा है ना कि एक में एक मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ये मान लेते हैं दोनों का कॉमन एक्सिस है, दिस इज द कॉमन एक्सिस, ये मैं एक्सिस मान लेता हूं, दोनों कॉइल के एक्सिस को, क्लियर है, ये एक्सिस है, दे आर प्लेस्ड कोएक्सियली। अब मैं मान लेता हूं कि इसमें करंट कैरी हो रहा है, ये कॉइल में करंट कैरी हो रहा है, वन कॉइल इज कैरिंग द करंट, दिस कॉइल इज कैरिंग करंट, सपोज दिस इज योर कॉइल C1, दिस इज योर कॉइल C2। अब ये कॉइल C1 जब करंट को कैरी कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक होगा? अब करंट कैरिंग कॉइल अब मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, एक साइड इसका नॉर्थ पोल होगा, दूसरे साइड साउथ पोल। मैं मान लेता हूं, अभी ये कन्वेंशन तो आप लोग जानते हो, मान लेते हैं ये वाला साइड आपका साउथ पोल है,
और पीछे वाला नॉर्थ पोल है। क्लियर है ना? तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से आता है? नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाएगा। तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक, ये कॉइल C2 के साथ, है ना? ये कॉइल C2 के साथ लिंक, ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक हो रहा है? ये कॉइल C2 के साथ। और अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ये फ्लक्स फाई इज चेंजिंग, ये कांस्टेंट नहीं, चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्लक्स चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस कॉइल C2 में EMF इंड्यूस होगा। देन EMF will be induced in coil C2। इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन करने का मतलब एक कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है और वो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी दूसरे कॉइल के साथ लिंक हो रहा है जो कि उसके बगल में रखा हुआ है। ओके, और दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और मान लेते हैं दोनों रखा हुआ है इस तरह की, दोनों के बीच इंसुलेशन और दोनों एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। तो एक ने प्रोड्यूस किया मैग्नेटिक फ्लक्स और वो मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे के साथ लिंक हो गया है। अब क्या हुआ, अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करता है तो दूसरे वाले कॉइल में और पहले कॉइल दोनों में आपका EMF इंड्यूस होगा। तो अगर दूसरे कॉइल में EMF इंड्यूस हो रहा है, पहले ने प्रोड्यूस किया मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। एंड दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो ये है वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का। अब आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शनल पार्ट में। अब इसके कंस्ट्रक्शनल पार्ट में हम लोग आएंगे, तो उसके पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हैं। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में आते हैं सबसे पहले। अब कंस्ट्रक्शन में भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। हम लोग क्लासीफाई करते हैं ट्रांसफार्मर को 3 टाइप्स। सबसे पहला होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। दूसरा जो आपका होता है वो आपका होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। और तीसरा जो होता है आपका वो आपका होता है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। क्लियर है? ये बेरी टाइप ट्रांसफार्मर ये उतना यूज में नहीं होता है, तो हम लोग बेसिकली ये 2 टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर डिटेल में पढ़ेंगे और इसी से एग्जाम में भी आपका आए कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ये 2 ट्रांसफार्मर आपके इंपॉर्टेंट, कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट देखें। क्लियर है? एक ट्रांसफार्मर कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर कैसे बनता है। तो हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर सबसे पहले देखेंगे। तो ये आपका हुआ कोर। ओके, दिस इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये आपका कोर होता है। क्लियर है? मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या होता है, ये जो कोर होता है ना वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है और ये लैमिनेटेड होता है। लैमिनेटेड होता है टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। हम लोग एडी करंट लॉसेस क्या होता है वो भी देखेंगे आगे चल के, अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका कोर ऐसे लैमिनेटेड होता है। ओके, ये पतले पतले सीट्स होते हैं और सारे सीट्स क्या होते हैं, स्टैक्ड किए होते हैं। रादर देन एक हम लोग बल्क पीस ऑफ मेटल यूज करें, उससे बेटर है कि हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे आपके सीट्स लेते हैं ये मेटल के और सारे मेटल को स्टैक कर देते हैं एक साथ। ओके, ये डायग्राम से इसे नहीं ड्रॉ हो रहा है बट दिस इज एक्चुअल केस, है ना? ये लैमिनेशन हम लोग बोलते हैं इसको, लैमिनेटेड कोर बोलते हैं। द कोर इज लैमिनेटेड, इस टाइप का कोर होता है। क्लियर है? ये सीट्स दिखा रहे हैं, जो ये मैंने लाइन ड्रॉ किया ये बता रहा है कि बहुत सारे सीट्स हैं मेटेलिक के सीट्स और ये स्टैक्ड है, पतले पतले सीट्स हैं। क्लियर है?
और ये आपका कोर हो गया। देखो, ये आपका कोर हो गया। क्लियर है ना? ये आपका हो गया कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ये कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर हो गया। अब इसमें क्या होता है, हम लोग वाइंडिंग्स करते हैं। एक साइड में प्राइमरी वाइंडिंग होगा और दूसरे साइड में क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर है? ये जो लिम्स हम लोग इसको बोलते हैं, ये यहाँ पे वाइंडिंग होगा इस तरह। क्लियर है? ये कॉपर वाइंडिंग है, इंसुलेटेड कॉपर वाइंडिंग। इधर से हम लोग इनपुट एसी डालेंगे, इधर भी आपका वाइंडिंग होगा। ओके, ये तुम्हारा आउटपुट वाला पार्ट है। तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर। क्लियर है? ये जो आपके वाइंडिंग्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। ये प्राइमरी वाइंडिंग। और ये जो वाइंडिंग होगा वो आपका हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। ये कॉपर के कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। सेकेंडरी वाइंडिंग। ये तो हमारा कोर हो गया। ये कोर होते हैं लैमिनेटेड कोर। तो ये आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर हो गया। अगर इस सिंपल वे में इसको हम लोग अगर रिप्रेजेंट करें, वेरी सिंपल वे में, तो ये आपका डायग्राम हो गया। ओके, इन सिंपल वे इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस ट्रांसफार्मर, दिस विल बी योर डायग्राम। ले, ये कोर हो गया, ये लिम्स कहलाते हैं। जस्ट फॉर अ मिनट, नॉट drawn properly. हाँ, या ये आपका हो गया, कोर हो गया। दो साइड आपके वाइंडिंग होंगे। ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, यहां से आप आउटपुट लोगे, इधर से आपका इनपुट होगा। तो सबसे पहले डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। इधर से हमने इनपुट एसी दिया, यहाँ से हमने एसी अप्लाई किया। ओके, वीपी। अब ये क्या करेगा, करंट सेट करेगा प्राइमरी वाइंडिंग में। ये कितना करंट सेट किया, लेट अस अज्यूम ये करंट सेट किया प्राइमरी वाइंडिंग में आईपी। जो कि एसी है, तो ये करंट क्या करेगा, टाइम के साथ चेंज। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग के साथ क्या लिंक होगा, फ्लक्स। इस फ्लक्स को मैं मान लेता हूं फाई। अब ये फ्लक्स क्या है, ये फ्लक्स जाके लिंक होगा इस कोर के थ्रू। ये कोर है, इस कोर के थ्रू आपका लिंक हो जाएगा जिसके साथ, ये लिंक हो जाएगा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ। और सिंस ये जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो सबसे पहले ये प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस ईएमएफ होगा। मान लेते हैं ये जो इंड्यूस ईएमएफ है प्राइमरी वाइंडिंग में है वो ईपी। और ये फ्लक्स फाई, अगर मैं मान लेता हूँ कोई भी फ्लक्स लॉस नहीं हुआ, जब ये प्राइमरी टू सेकेंडरी जा रहा है, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या होगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैं ईएमएफ इंड्यूस को मैं मान लेता हूँ ईएस यहाँ पे। क्लियर है? अब ये करंट क्या सप्लाई करेगा, ये सप्लाई करेगा आई एस। और यहाँ पे अगर आप लोड लगाओगे तो आपको लोड के अक्रॉस अगेन आपको एसी वोल्टेज मिलेगा, जिसको हम लोग मान लेते हैं वीएस। तो ये आपका कंप्लीट कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स है किसका, ये है आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसको एनालाइज करेंगे हम लोग आगे चल के। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका वीपी है वो क्या है, वीपी इज इक्वल टू इनपुट एसी टू प्राइमरी वाइंडिंग। जो हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग में एसी लगाए हैं। ओके, और आईपी क्या है, आईपी आपका करंट है। ओके,
ये करंट अल्टरनेटिंग करंट है, करंट थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग। व्हाट इज द फ्लक्स? phi is equal to flux, magnetic flux produced due to the current flowing through the coil, primary winding। उसके बाद ये फ्लक्स टाइम के साथ अगर चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा प्राइमरी वाइंडिंग में। तो ईपी क्या है? ईपी आपका है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग। ओके, एंड सिमिलरली सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ भी अगर सेम फ्लक्स लिंक है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएस क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग। सिमिलरली आईएस आपका क्या है? आईएस आपका सेकेंडरी करंट और करंट थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग। एंड वीएस, वीएस है आपका आउटपुट वोल्टेज। ओके, आउटपुट वोल्टेज। वीपी है आपका इनपुट वोल्टेज, वीएस क्या है? आउटपुट वोल्टेज। ईपी और ईएस क्या है? ईपी आपका है induced EMF in the primary winding and ES is the induced EMF in the secondary winding। तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं को टाइप ट्रांसफार्मर। इसको हम लोग एनालाइज भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो फ्लक्स सेट होगा, चूंकि आपका अल्टरनेटिंग करंट है तो जो फ्लक्स सेट होगा, फ्लक्स हम लोग निकाल सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स? फ्लक्स होता है बी डॉट ए। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी डॉट ए। सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग लेते हैं, चूंकि आपका करंट साइनोसॉइडल है तो फ्लक्स भी साइनोसॉइडल होगा। लेट फ्लक्स जो मैं मान लेता हूं फाई जो है, फाई इज इक्वल टू मैं मान लेता हूं फाई नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी भी आप ले सकते हो। ओके, या कॉस ऑफ ओमेगा टी, जो आपको लेना है। ये आपका है अल्टरनेटिंग फ्लक्स। ये फ्लक्स टाइम के साथ क्या कर रहा है? चेंज। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। प्राइमरी में कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा? ईपी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं माइनस एनपी इंटू डी फाई बाई डी टी। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो प्राइमरी वाइंडिंग में अगर फ्लक्स फाई लिंक है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ एन फी इंटू डी फाई बाई डी टी। क्लियर है? तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, या इसको मैं ऐसे रहने देता हूं, सिमिलरली सेकेंडरी वाइंडिंग में भी हम लोग निकाल सकते हैं माइनस ऑफ एन एस। इसके साथ भी फ्लक्स कितना लिंक है? डी फाई बाई डी टी। अब ये दोनों को अगर आप डिवाइड कर दो, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो ये मेरे को हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से हमको एक रिलेशनशिप निकल जाएगा ई पी बाई ई एस इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग is equal to divided by induced EMF in secondary winding is equal to number of turns। NP और NS मैंने नहीं लिखा था। NP is equal to number of turns in primary winding and NS is equal to number of turns in secondary winding। क्लियर है? N यहाँ पे बता रहा है नंबर ऑफ टर्न्स। अब अगर मैं एज्यूम करूं कि अगर कोई भी लॉसेस नहीं हो रहा है तो आप जितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, सपोज वीपी इज द इनपुट वोल्टेज, उतना ही वोल्टेज आपका अपीयर होगा अक्रॉस प्राइमरी वाइंडिंग। और जितना वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ सेकेंडरी के अक्रॉस, अगर कोई भी लॉसेस नहीं है, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं, तो ES इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे को VS। तो ये वाला अगर हम लोग कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करें ऊपर में, तो मेरे पास हो जाएगा EP विल बी रिप्लेस बाय VP and ES will be replaced by VS। इनपुट और आउटपुट के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं NP by NS। और अगर इसको हम लोग पलट दें तो ये हो जाएगा VS by VP is equal to NS by NP। Now number of turns in secondary winding, NS is giving you the number of turns in secondary winding and NP is giving you the number of turns in primary winding, जिसको टर्न्स रेशियो K भी बोलते हैं। ओके, टर्न्स रेशियो K। ये हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नंबर 1 मैंने लाया, ये आपका फॉर्मूला नंबर 2। और भी फॉर्मूला हम लोग आगे लगा सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ करंट ऑल्सो वी कैन, सिंस पावर इज कांस्टेंट। ओके, जब ट्रांसफार्मर पावर को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन अल्टरनेटिंग सर्किट टू अनदर अल्टरनेटिंग सर्किट, पावर रिमेन्स कांस्टेंट। तो सिंस पावर इज कांस्टेंट, सो हम लोग पावर बता सकते हैं कि ये जो इनपुट पावर होगा IP, इनपुट पावर विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर OP। ओके, सो इनपुट पावर क्या होगा? इनपुट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट।
तो इनपुट वोल्टेज इज VP and input current is IP. Output voltage is VS and output current is IS. And so from here we can obtain a relationship VS by VP. If you will rearrange, then you will get IP by IS. But VS by VP from here you see it is equal to NS by NP. And NS by NP, number of turns in primary winding, secondary winding to number of turns in primary winding, इसको टर्न्स रेशियो KB बोलते हैं। तो ये आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप इसको मार्क कर लो। ये रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है तो इस न्यूमेरिकल से, इस फॉर्मूला से जो हम लोग अभी ऑब्टेन किए, इस फॉर्मूला से आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो भी ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड टू व्हाट विल बी द इनपुट वोल्टेज, अगर आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है तो, एंड टर्न्स रेशियो इज आल्सो गिवन, देन एवरीथिंग यू कैन एनालाइज। अब देखो K का वैल्यू है ना, K का वैल्यू ही आपको बताएगा कि वोल्टेज स्टेप अप हो रहा है कि स्टेप डाउन। अब एक्चुअली क्या होता है ना कि दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, आगे चल के हम लोग देखेंगे जो ट्रांसफार्मर के टाइप्स हैं। ट्रांसफार्मर, तो सबसे पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ओके। एंड second one is step down transformer, step down transformer। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वोल्टेज को बढ़ाएगा, स्टेप अप करेगा। तो लेवल ऑफ वोल्टेज विल इंक्रीज फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, बट द लेवल ऑफ करंट विल बी डाउन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। वोल्टेज को बढ़ाएगा इनपुट से आउटपुट, प्राइमरी टू सेकेंडरी, लेकिन करंट आपका रिड्यूस होगा। स्टेप डाउन करने का मतलब वोल्टेज विल बी reduce from primary to secondary, लेकिन करंट क्या करे जाएगा, इंक्रीज। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं जो वोल्टेज को स्टेप अप करता है, उसके लेवल को बढ़ाता है प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो अगर वोल्टेज को ये बढ़ा रहा है तो करंट को ये घटाएगा। क्यों? क्योंकि पावर रहना है मेरे को कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो अगर V को बढ़ रहा है तो करंट को आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस, टू मेक द पावर कांस्टेंट। सो अगर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है, वोल्टेज लेवल को स्टेप अप कर रहा है, तो करंट के लेवल को स्टेप डाउन करेगा। सिमिलरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में अगर वोल्टेज स्टेप डाउन हो रहा है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, तो करंट क्या होगा, स्टेप अप होगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर increases the level of voltage, step down transformer basically decreases the level of voltage from primary to secondary, but it increases the level of current from primary to secondary। तो ये आपका ट्रांसफार्मर होता है। एंड ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये बेसिकली आपके वैल्यू ऑफ K पे डिपेंड करेगा। जब हम लोग ट्रांसफार्मर का डिजाइनिंग करते हैं, अब मुझे कितने वोल्टेज को स्टेप अप करना है, इनपुट में कितना डाल रहे हैं, ये सारा अगर मुझे पता है तो उसके अनुसार हम लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे K यहाँ पे टर्न्स रेशियो, ओके, K इज गिविंग यू द टर्न्स रेशियो, number of turns in secondary to the number of turns in primary। if this ratio is greater than 1 तो हमेशा वोल्टेज स्टेप अप होगा। क्लियर है कैसे? यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला देखें, जस्ट VS by VP is equal to NS by NP, और यहाँ से आपको करंट का भी यहाँ पे लिखवा सकते हो, करंट का भी इक्वेशन देख सकते हो। तो VS क्या हो जाएगा, VS will be equal to VP multiplied with NS by NP। now since NS by NP is greater than 1 वैल्यू को आप VP से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो VS हमेशा क्या होगा, VS will always be greater than VP। ओके, मींस वोल्टेज क्या हो रहा है, स्टेप अप हो रहा है, सेकेंडरी में ज्यादा मिल रहा है, प्राइमरी में आपने कब लगाया था। सिमिलरली करंट का भी रिलेशनशिप देख सकते हो ना, करंट का जस्ट उल्टा होता है, ये होता है IP by IS is equal to NS by NP। अब जब इसको एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका प्राइमरी में जो करंट होगा वो ग्रेटर होगा, और सेकेंडरी में जो करंट होगा वो क्या होगा, लेस। तो यहाँ पे करंट का क्या होगा, स्टेप डाउन होगा, और डायग्राम भी बना सकते हो। अब सेकंड में जो होता है वो अगर टर्न्स रेशियो K इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, अगर ये लेस देन 1 है तो वोल्टेज क्या होगा, स्टेप डाउन। तो टर्न्स रेशियो K ग्रेटर देन 1 ये बताता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, टर्न्स रेशियो लेस देन 1 ये बताता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये आपका होगा स्टेप अप ग्रेटर देन 1, और ये आपका होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। तो हम लोग ये जानते हैं VS by VP
is equal to ns by np. Now since ns by np is less than 1, so vs हमेशा आपका क्या होगा, लेस देन होगा vp, और is will be क्या होगा, ग्रेटर देन ip. जस्ट उल्टा, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट घटेगा. तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन. तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर है वो है आपका सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर. सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर. ओके, ये आपका जो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है वो आपका कुछ इस तरह दिखेगा. इसमें क्या होता है ना कि ये आपका कोर है, ये आपका कोर है. और ये आपका सेंट्रल लिंब. इसी सेंट्रल लिंब पे क्या होता है ना कि आपके जो दोनों वाइंडिंग होंगे वो आपके इस पे आपके होंगे. ये आपका सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, ये आपका सेंट्रल लिंब. बीचों बीच में ही आपका ये वाइंडिंग होगा, ये कॉपर वाइंडिंग से. ओके, यहाँ पे वाइंडिंग आपको, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका वाइंडिंग है. ये मैं मान लेता हूँ ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है. क्लियर है, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग आ गया. चलो मैं मान लेता हूँ ये इसका आपका प्राइमरी वाइंडिंग. ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग. और इसी के ऊपर क्या होता है, आपका सेकेंडरी वाइंडिंग भी होगा. इंसुलेशन सबसे पहले होगा प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर, फिर ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग होगा. ये आपका मैं कर नहीं पाया, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग. इसी के ऊपर आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग. तो दोनों एक दूसरे के ऊपर होता है. यहाँ पे जो, तो आप यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दोगे एसी, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, यहाँ पे आपका V1. ओके, ये आपका आउटपुट टर्मिनल है, प्लस माइनस, ये आपका V2 आउटपुट टर्मिनल. तो सबसे पहले जब करंट आपका पास करता है प्राइमरी वाइंडिंग में, मान लेते हैं ये I1 करंट गया. इस I1 करंट, चूंकि ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है, इसके कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और ये फ्लक्स क्या होगा, लिंक होगा सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ. तो मान लेते हैं ये मेन फ्लक्स फाई है. अब ये मेन फ्लक्स फाई को दो पाथ मिलता है, ये आपका इधर चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/2. क्लियर है, ये आपका कोर में आपका मूव करेगा, और फाइनली ये रिटर्न पाथ से वापस से यही 5/2 आएगा. सिमिलरली इस वाले साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5/2, और ये रिटर्न करेगा. तो टोटल फ्लक्स फाई आपका है, लेकिन ये जो आपका फ्लक्स फाई है वो आपका डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट्स में, 5/2 5/2. यहाँ पे सिमिलर आपका इक्वेशन चलेगा, इंड्यूस सीएमएफ क्या होता है, सिमिलर आपका चलेगा इंड्यूस सीएमएफ. तो अगर N1 आपका नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी में और N2 है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जहाँ पे फाई है आपका फ्लक्स. ओके, तो प्राइमरी वाइंडिंग के लिए अगर ये फॉर्मूला हम लोग लगाएं तो EP इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस NP इंटू डी फाई बाई डी टी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी ES इज इक्वल टू माइनस NS इंटू डी फाई बाई डी टी. ये सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए लगा सकते हो. सिमिलरली जैसा हमने एक्सप्लेनेशन देखा आपका कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर का, सिमिलरली हम लोग ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर के लिए भी अप्लाई कर सकते. हमारा था इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर में. अब जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का किसी भी ट्रांसफार्मर में, तो हम लोग जानते हैं सिंपल फैराडेज लॉ से, इंड्यूस्ड ईएमएफ जब किसी भी वाइंडिंग के साथ या किसी भी कॉइल के साथ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो टाइम के साथ चेंज करता हो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू होता है मेरे पास N - N
डी फाई बाय डी टी। अब यहाँ पे जो फ्लक्स है वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस एन डी अपॉन डी टी, और फ्लक्स को मैं रिप्लेस करता हूँ। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई नॉट या फाई एम हम लोग बोल सकते हैं, जो आपका पीक वैल्यू है, साइन ऑफ ओमेगा टी। यही आपका फ्लक्स होता है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स, सिनोसॉइडल फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स का अगर यहाँ पे मैं रिप्लेस करूं तो हो जाएगा फाई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। और फाई एम कॉन्स्टेंट है, तो ये आपका क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाएगा, माइनस एन फाई एम, और ये आपका हो जाएगा डी बाय डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। अब साइन ऑफ ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन आपका होता है कॉस, तो मैं लिखूंगा माइनस एन इंटू फाई एम, साइन को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ पे ओमेगा फिर वापस से क्या आ जाएगा बाहर, क्योंकि ओमेगा इंटू टी में टाइम का जो कोफिशिएंट है ओमेगा, तो ओमेगा आपका बाहर आ गया। तो E इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा माइनस एन इंटू फाई एम इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्लियर है? तो ये आपका आया इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। तो अगर फ्लक्स को अगर फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी में लिखता हूं, तो आपका जो ईएमएफ आया है वो कितना है, माइनस एन इंटू फाई एम इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, अगर इसको और भी हम लोग एनालाइज करें तो E इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस एन इंटू फाई एम इंटू ओमेगा, और कॉस को हम लोग साइन के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी और पाई बाय टू, साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस ऑफ ओमेगा टी हम लोग लिख सकते हैं। साइन पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब इसके साथ और भी अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा माइनस एन इंटू फाई एम इंटू ओमेगा, साइन ऑफ माइनस यहाँ पे बाहर करते हैं, और ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू भी लिख सकते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू फाई एम इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। आप अगर ये दो इक्वेशन को एनालाइज करो तो आप देखोगे कि फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, मेरे पास ये इक्वेशन है, आप यहाँ पे देख लो, फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी है मेरे पास, और मेरे पास ईएमएफ का इक्वेशन आया है साइन ओमेगा टी माइनस फाई बाय टू। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन से क्या पता चलता है, ये दोनों इक्वेशन से पता चलता है कि ईएमएफ जो यहाँ पे ईएमएफ ई लैग कर रहा है, लैग्स द flux, magnetic flux by an angle of, by a phase angle of pi by 2। pi by 2 से यहाँ पे क्या कर रहा है, EMF फ्लक्स से लैग कर रहा है। अब दूसरा और भी अगर हम लोग एनालाइज करें यहाँ पे, तो मेरे पास EMF का इक्वेशन आ चुका है, यहाँ पे मेरे पास EMF का आया है, E इज इक्वल टू एन इंटू फाई एम इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। क्लियर है? अब देखो इस, ये जो आपका ईएमएफ आया है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू वन होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट जो आपका होगा या ई एम होगा, ई मैक्स, वो आपका कितना होगा, एन इंटू फाइव एम इंटू ओमेगा। अब आरएमएस वैल्यू जो होता है ई आर एम एस, ओके, ये तो आपका पिक वैल्यू है, ये आपका क्या है, पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और यहाँ पे ई क्या है, ई आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, टाइम के साथ चेंज करेगा। तो आपका ई आर एम एस क्या होता है, ई आर एम एस इज इक्वल टू होता है ई एम बाय रूट टू। क्लियर है? तो यहाँ पे आर एम एस वैल्यू जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का होगा, ई आर एम एस, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आपका हो जाएगा एन इंटू फाइव एम इंटू ओमेगा बाय रूट टू। इसको और भी अगर सॉल्व करें तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है टू पाई एफ, जहाँ पे एफ होता है फ्रीक्वेंसी, ओके, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो एन इंटू फाइव एम, और ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं टू पाई एफ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एफ है सिंपल फ्रीक्वेंसी जो आप जनरली हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। तो डिवाइडेड बाई आपका रूट टू हो जाएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो ई आर एम एस इज इक्वल टू मेरे को आ जाएगा टू पाई बाय रूट टू इंटू फाइव एम इंटू एन इंटू
एफ मेरे पास आ जाएगा ना। 2 पाई/√2 जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मेरे को आएगा 4 पॉइंट, अगर आप सॉल्व करोगे 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना 3.14 और √2 का वैल्यू मेरे को कितना आता है 1.41। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगा वो आएगा 4.44 4.44 इंटू 5m इंटू n इंटू एफ, जहाँ पे n आपका क्या बता रहा है, n बता रहा है नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये आपका आरएमएस वैल्यू है इंड्यूस्ड ईएमएफ का किसी भी ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में। अब अगर इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में रखें बीएम, तो हम लोग जानते हैं फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आपका होता है बी डॉट ए, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड बीएम, और एरिया में मान लेता हूँ ये, तो बीएम इंटू ए हो जाएगा। तो ई आर एम एस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4.44 इंटू बी एम इंटू ए इंटू एन इंटू एफ। क्लियर है, ये आपका आ गया। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है आरएमएस वैल्यू ई आरएमएस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फ्रीक्वेंसी एफ के, फ्रीक्वेंसी एफ पे भी डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज एनालाइज कर सकते हो। क्लियर है, तो ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। इसमें आप एक चीज और भी देख सकते हो कि बी एम इंटू ए इंटू एन इंटू एफ हम लोग लिखे ई आरएमएस वैल्यू का 4.44 इंटू बी एम इंटू ए इंटू एन इंटू एफ। क्लियर है, अब ई आरएमएस डिवाइडेड बाय अगर मैं एफ कर दूं फ्रीक्वेंसी एफ, तो मेरे को आ जाएगा यहाँ पे 4.44 इंटू बी एम इंटू ए इंटू एन। एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, एक बार आप फिक्स कर दोगे तो वो आपका फिक्स रहेगा। अब देखो ई आर एम एस बाय एफ इज इक्वल टू बी एम इंटू ए, बेसिकली फ्लक्स बताता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे लिख सकते हो 4.44 इंटू एन, जो कि कांस्टेंट रहेगा नंबर ऑफ टर्न्स, और ये आपका फ्लक्स फाई है। तो फ्लक्स को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे, या वोल्टेज इसको हम लोग बोलते हैं वी बाय एफ मेथड फ्लक्स कंट्रोल करने का, ये हम लोग आगे देखें। तो आरएमएस वैल्यू जो आपका इंड्यूस सीएमएफ का होता है, ये आपके दो, ठीक है, ये आपका जो मैंने निकाला है फाइनली। अब देखो कोर टाइप और सेल टाइप में डिफरेंसेस अगर आप देखें, कोर टाइप और सेल टाइप में कंस्ट्रक्शन वाइज तो आपको डिफरेंस पता चल ही गया। यहाँ पे ये आपका कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर है आपका सेंट्रल लिंब पे, ये जो आपका पार्ट बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल लिंब। सेंट्रल लिंब पे ही दोनों वाइंडिंग हो, जो भी आपका वाइंडिंग है ये आपका सेंट्रल लिंब कहलाता है, ये आपका सेंट्रल लिंब। और सिंस यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को एक ही लिंब पे किए, एक के ऊपर दूसरा है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स का लीकेज होता है वो बहुत कम होता है। तो कोर टाइप में क्या होता है, अलग अलग लिंब सेपरेट लिंब्स पे होते हैं, लेकिन आपका सेल टाइप में क्या होता है, सेम लिंब पे आपका प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। दूसरा क्या होता है ना कि वोल्टेज रेटिंग जो होता है कोर टाइप में, वो कम वोल्टेज के लिए हम लोग यूज करते हैं। सेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर जनरली प्रेफर करता है हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज लो करंट। और ये जो आपका कोर टाइप होता है वो लो वोल्टेज हाई करंट, या इस तरह करके हम लोग करते हैं, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज पर्पज के लिए ये आपका यूज होता है। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन दो होते हैं, और भी टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं ट्रांसफार्मर के। ये मैंने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बता रहा हूँ, या 2 फेज ट्रांसफार्मर जो बोलो, 3 फेज के बारे में हम लोग नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे हमारा जो आता है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो मैंने बता दिया टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन द बेसिस ऑफ कि वोल्टेज को बढ़ा रहा है या वोल्टेज को घटा रहा है। अब देखो फेज में अगर अकॉर्डिंग टू फेज हम लोग देखें तो ट्रांसफार्मर के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और दूसरा क्या होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर देखेंगे, एक होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जो कि अभी मैंने कंस्ट्रक्शन डिटेल्स डिस्कस किया, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और दूसरा जो आपका होता है वो हो गया 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो जिसमें 3 फेज ट्रांसफार्मर आपका क्या होगा, 3 फेज बैलेंस पावर सप्लाई हम लोग देते हैं, 3 वाइंडिंग्स होते हैं ए बी सी या एक्स वाई जेड हम लोग बोलते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आपका एक लाइव होगा, दूसरा न्यूट्रल होता है, ये आपका सिंपल होता है। अब अकॉर्डिंग टू पावर में क्या होता है, पावर में भी बहुत सारे ट्रांसफार्मर होता है कि कितना पावर, एक पावर ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, या लाइटनिंग ट्रांसफार्मर हम लोग बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये बहुत सारी चीज है।
अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, ये अब एक हम लोग ये आप पढ़ेंगे इसमें ट्रांसफार्मर में कि ये ट्रांसफार्मर जो होता है ना, एक टर्म आता है ये ट्रांसफार्मर टैंक। अब होता क्या है जनरली कि ये जो पूरा जो का पूरा ट्रांसफार्मर है ये एक टैंक में फील्ड होता है। ये मैं मान लेता हूँ टैंक है आपका, क्लियर है, ये टैंक है, मेन टैंक है आपका। अब इस टैंक के अंदर भी बहुत सारे चैम्बर होते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, कलर में चेंज कर लेता हूँ। ये आप देखो यहाँ पे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ इसमें। तो ये आपका ट्रांसफार्मर टैंक है, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है ना, ये आपका इसी में जो आपका होता है, ये इस ट्रांसफार्मर टैंक में इसमें आपका ऑयल होता है, ये ऑयल। और इसी इसी ऑयल पूरे ये आपका पूरा ऑयल फील्ड होता है। और इसी ऑयल फील्ड टैंक में ये जो आपका मेन पार्ट है, इसी में पूरा का पूरा जो ट्रांसफार्मर होता है वो इमर्स्ड होता है। ट्रांसफार्मर वो हम लोग इमर्स्ड कर देते हैं पूरा। अब ये जो ऑयल है वो किसकी तरह एक्ट करता है, ये ऑयल आपका एक्ट करता है नंबर 1 इंसुलेशन, क्लियर है, एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। जब ये पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर ऑयल में डीप कर देते हैं तो ऑयल का जो लेयर होता है, ऑयल ये आपका इंसुलेटिंग मीडियम की तरह काम करता है। नंबर 2 ये यूज होता है, ये आपका क्या करता है, कूलेंट की तरह यूज करता है, क्लियर है। ये आपका हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और ये हीट को रेडिएट करता है एटमोसफेयर में। तो दूसरा ये आपका क्या होगा, एज अ कूलेंट भी हम लोग यूज करते हैं, क्लियर है ना। ये आपका ऑयल को, इसके ऊपर इसके बाहर में जो आपका होता है, ये जो आपका होता है ये बना होता है पोर्सिलिन का, क्लियर, जो कि इंसुलेटर है। फिर ये आपका मेन टैंक, आपका मेन टैंक, ये ट्रांसफार्मर टैंक होता है। अब ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना, ट्रांसफार्मर में एक दो आपके पार्ट होते हैं, 2-3 चीज हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर टैंक में। एक होता है आपका ब्रीदर और दूसरा क्या होता है कंजर्वेटर, क्लियर है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्रीदर और कंजर्वेटर में। जैसे ये आपका क्या करेगा ना, ब्रीदर क्या करता है, इसके दो फंक्शन है, ये करेगा ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, क्लियर है। और ये कंजर्वेटर क्या होता है, कंजर्वेटर एक टैंक होता है, एक टैंक होता है जिसमें आपका क्या होता है, ये आपका ऑयल फील्ड होता है, ये भी ऑयल फील्ड होता है। और ये प्लेस होता है, इट इज प्लेस्ड जस्ट above द ट्रांसफार्मर टैंक, ट्रांसफार्मर टैंक के जस्ट ये ऊपर होता है, क्लियर है ना। ये आपका मान लेते हैं सपोज ये आपका ट्रांसफार्मर टैंक है, दिस इज योर ट्रांसफार्मर टैंक। तो इसी ट्रांसफार्मर टैंक के ऊपर में आप देखोगे एक छोटा सा यहाँ पे सिलिंड्रिकल पोर्शन लगा होता है। ये जो आपका सिलिंड्रिकल पार्ट है वो बेसिकली आपका क्या है, कंजर्वेटर। यहाँ पे देखो ये आपका कंजर्वेटर, क्लियर है। इसमें आपका क्या होता है ना कि जब ऑयल का लेवल, यहाँ पे ब्रीदर में क्या होता है कि ऑयल का लेवल, लेवल ऑफ ऑयल, ये आपका क्या करता है, राइज या फॉल करेगा, क्लियर है। तो जब लेवल ऑफ ऑयल जब इसमें क्या करेगा ना, ये पूरा फुली फिल नहीं होता, ये जो आपका कंजर्वेटर है, जब लेवल ऑफ ऑयल राइज करेगा तो ये जो अब क्या करेगा, ये कंजर्वेटर में जाएगा,
क्लियर है? फॉल्ट के केस में मान लेते हैं ये लेवल राइज कर गया। मान लेते हैं लेवल जब फॉल किया, किसमें, मेन टैंक में जब ऑयल का लेवल फॉल किया, तो इसी कंजर्वेटर से वापस से ये आपका मेन टैंक में क्या आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा। तो ये आपका कंजर्वेटर का होता है। अब ब्रीदर क्या करता है ना, ब्रीदर एयर आपका करता है, एयर को सक करता है इनसाइड दिस टैंक, या फिर ये आपका एयर को क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो एयर अंदर भी आ सकता है, एयर बाहर भी आ सकता है ब्रीदर के हेल्प से। अब क्या होता है कि एयर में मॉइस्चर भी होता है, अगर एयर में मॉइस्चर है और डायरेक्टली अगर ये टैंक में आ जाएगा, तो ये आपका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ऑयल का, उसको रिड्यूस कर सकता है। क्लियर है? जिसके कारण इंसुलेशन जो होगा वो इंसुलेशन ब्रेक कर सकता है। तो इस मॉइस्चर को जो है ना, इस मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेगा। ब्रीदर में एक हम लोग मटेरियल भी यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिका जेल। अब ये सिलिका जेल को हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, ब्रीदर में यूज करते हैं। जब एयर बाहर से सक किया जाता है एटमोस्फेयर से बाय द ब्रीदर, तो ये एयर क्या करता है, एयर इज कंटेनिंग द मॉइस्चर। अब अगर एयर मॉइस्चर को कंटेन किया और ये मिक्स हो गया ट्रांसफार्मर ऑयल के साथ, तो इसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और इसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा, तो फाइनली इसका क्या होगा, ब्रेकडाउन बहुत जल्दी हो जाएगा। जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा ट्रांसफार्मर ऑयल का, वो जल्दी हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ब्रीदर के पाथ में सिलिका जेल लगाते हैं। तो वो जो एयर है वो उसके थ्रू पास करता है, तो जो मॉइस्चर होता है वो सिलिका जेल एब्सॉर्ब कर लेता है। तो आपका ड्राई एयर जो होता है वो टैंक के अंदर आएगा। तो ये ब्रीदर और कंजर्वेटिव होता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं टैंक में। ट्रांसफार्मर टैंक होता है जिसमें ऑयल फिल्ड होता है। ये आपका मेन एक छोटा सा डिस्कशन होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट। सर्किट डायग्राम हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये आपका सर्किट डायग्राम होता है जिसमें हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर्किट डायग्राम हम लोग देखते हैं एक ट्रांसफार्मर का। तो ये आपका प्राइमरी साइड हो गया, ये आपका प्राइमरी साइड, और ये रेजिस्टेंस है प्राइमरी वाइंडिंग का। ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो आपने प्राइमरी वाइंडिंग यूज किया है, जो कॉइल यूज किया है। और वापस से इसका क्या होगा, कुछ इंडक्टेंस भी होगा, तो ये आपका इंडक्टेंस होगी, है ना। उसके बाद आता है कोर, ये आपका हो गया कोर, कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये आपका कोर हो गया। अब कोर का भी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये आपका रेजिस्टेंस है कोर का। जो मेटेलिक कोर हम लोग यूज करते हैं ना, उसका रेजिस्टेंस होगा, मान लेते हैं उसका रेजिस्टेंस है RC, और जो इंडक्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ XM, जिसको हम लोग पैरेलल रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी वाइंडिंग के साइड। एक्चुअली और भी अगर हम लोग देखें तो ये आपका हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, यहीं से हम लोग देख लेते हैं, ये आपका प्राइमरी साइड हो गया। ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग, ओके। और वापस से ये आपका क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब सेकेंडरी वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस है तो इसका रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ, जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी, मैं ले लूंगा इसका, ये आपका रेजिस्टेंस है, और इसका भी कुछ इंडक्टेंस होगा। क्लियर है? ये इंडक्टेंस में मान लेता हूँ। फिर ये आपका आउटपुट साइड, ठीक है ना। ये हम लोग आउटपुट साइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये आपका आउटपुट साइड होगा। तो इनपुट में हमने वोल्टेज जो अप्लाई किया है प्राइमरी साइड में, उसको मैं V1 मान लेता हूँ। लेट अस अज्यूम इट इज इक्वल टू V1। ये आपका V1 है प्राइमरी साइड में जो आपने वोल्टेज को दिया। अब ये करंट सप्लाई किया कितना, I1। क्लियर है ना। अब ये I1 करंट जाएगा, ये रेजिस्टेंस में मान लेता हूँ R1, और इसको मैं मान लेता हूँ XL1 या X1 आप मान सकते हो, इसको मैं X1 मान लेता हूँ। क्लियर है? अब ये करंट, कुछ करंट क्या चला जाएगा, ये कोर में चला जाएगा I0, और इस करंट को मैं मान लेता हूँ I1 डैश। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश। अब आउटपुट साइड में आते हैं। आउटपुट साइड में आपका जो होगा वो करंट में मान लेता हूँ I2,
ये रेजिस्टेंस जो है सेकेंडरी वाइंडिंग का R2 और ये जो इंडक्टेंस है उसको मैं मान लेता हूँ X2 और ये आपका आउटपुट वोल्टेज लोड के अक्रॉस मैं मान लेता हूँ V2। जो आप V2 लगाओगे यहाँ पे लोड के अक्रॉस, यहाँ पे लोड लगा सकते हैं, इस लोड को हम लोग ZL भी मान सकते हैं, मान लेते हैं, यहाँ पे हमने लगाया। उसके अक्रॉस जो आपका वोल्टेज अपीयर हुआ वो मैं मान लेता हूँ V2 है। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग कितना लेते हैं, ये मैं लेता हूँ E1 और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग हम लोग लेते हैं E2। तो ये आपका एक सर्किट डायग्राम हुआ, क्लियर है, जहां पे हमने हर एक पार्ट के रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस किया है। प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, प्राइमरी वाइंडिंग का इंडक्टेंस, सिमिलरली सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और सेकेंडरी वाइंडिंग का इंडक्टेंस, और कोर का जो रेजिस्टेंस है इंडक्टेंस उसको भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक टर्म आता है ट्रांसफार्मर में, इम्पेडेंस रेफरल। हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को और इंडक्टेंस को रेफर कर सकते हैं प्राइमरी साइड में, और प्राइमरी साइड के जो रेजिस्टेंस है या इंडक्टेंस है उसको हम लोग रेफर कर सकते हैं सेकेंडरी साइड में, क्लियर है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला का डेरिवेशन है, पर डेरिवेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे। कोई भी अगर तुम पैरामीटर को अगर प्राइमरी टू सेकेंडरी या सेकेंडरी टू प्राइमरी आप कन्वर्ट करना सकते हैं तो आपका ये फॉर्मूला चलेगा। जैसे अगर आप रेजिस्टेंस को आप क्या कर सकते हैं, रेफर करना चाह सकते हैं, करना चाह रहे हैं, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा, सपोज मान लेते हैं ये R2 को मैं रेफर कर रहा हूँ प्राइमरी साइड में, तो प्राइमरी साइड में जो रेफर कर रहा हूँ तो उसको मैं मान ले रहा हूँ R2 डैश, क्लियर है। तो प्राइमरी में जब रेफर करेंगे तो डेस्टिनेशन मेरा 1 है, तो N1/N2 हो जाएगा स्क्वायर इंटू R2। आप जा कहाँ रहे हो, प्राइमरी साइड में, उसका नंबर ऑफ टर्न्स आ कहाँ से रहते हैं, N2 से, तो N1/N2 स्क्वायर R2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर X2 को हम लोग रेफर करना चाह रहे हैं प्राइमरी साइड में, तो मैं मान लेता हूँ वो इंडक्टेंस है X2 डैश, तो ये भी वापस से कितना हो जाएगा, N1/N2 होल स्क्वायर इंटू X2। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे R1 को ट्रांसफर करना चाह सकते हैं, R1 को हम लोग सेकेंडरी साइड में ले जाना चाह रहे हैं, तो वो रेजिस्टेंस में मान लेता हूँ R1 डैश, तो ये वैल्यू जो होगा, हम लोग जा रहे हैं सेकेंडरी, तो डेस्टिनेशन हमारा है N2, हम लोग कहाँ से रहे हैं, N1 से, तो N2/N1 होल स्क्वायर इंटू R1। सिमिलरली अगर X1 को हम लोग सेकेंडरी साइड रेफर करना चाहते हैं, तो X1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा N2/N1 होल स्क्वायर इंटू X1। इसी तरह हम लोग वोल्टेज को भी रेफर कर सकते हैं। जैसे I2 को अगर हम लोग रेफर करना चाहते हैं, अगर I2 को रेफर करेंगे तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन V2, V1, N2, N1, हम लोग जानते हैं सेकेंडरी करंट I2 बाय प्राइमरी करंट I1, इट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू N1/N2, क्लियर है। तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1/N2 इंटू I1। ये आपका सिमिलर है, ये इसी सारे फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, रेफर कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। तो हम लोग आगे भी देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट नेक्स्ट केस में। अगर इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें, सिर्फ अगर हम लोग प्राइमरी साइड में करना चाहें तो भी ये आपका सर्किट को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक बेसिक सर्किट है ट्रांसफार्मर का। यहाँ पे हम लोग इम्पीडेंस रेफरल का, अब नेट इम्पीडेंस जो अगर आपको प्राइमरी साइड में अगर देखना है या सेकेंडरी साइड में देखना है, तो नेट इम्पीडेंस जो हम लोग प्राइमरी साइड में लिखते हैं वो लिखते हैं, सपोज मैं लिखता हूँ R01, तो ये आपका हो जाएगा R1 प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस प्लस सेकेंडरी का जो रेफर हुआ है R2 डैश, तो ये आपका हो जाएगा R1 प्लस N1/N2 होल स्क्वायर इंटू R2। सिमिलरली प्राइमरी साइड में अगर टोटल रेजिस्टेंस इंडक्टेंस हम लोग निकालना चाहें तो X01 इज इक्वल टू हो जाएगा X1 प्लस X2 डैश, X2 डैश मीन्स जो सेकेंडरी साइड का इंडक्टेंस ट्रांसफर हुआ है प्राइमरी में, तो X1 हो जाएगा प्लस X2 डैश आपका है N1/N2 होल स्क्वायर इंटू हम लोग लिख सकते हैं X2। सिमिलरली हम लोग नेट रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सेकेंडरी साइड में भी निकाल सकते हैं, R02 एंड X02। ट्रांसफार्मर के क्या है, ये बेसिक आपके वर्किंग प्रिंसिपल है।
तो जनरली जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 टाइप्स के लॉसेस होते हैं। सबसे पहला जो कहलाता है वो कहलाता है कोर लॉस। कोर लॉस, कोर लॉस करने का मतलब जो कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में जो लॉस होगा। हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का सबसे पहला कंपोनेंट है कोर। दूसरा क्या होता है, इसके वाइंडिंग्स, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो कोर लॉस में जो आपका होता है वो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, तो पहला कहलाता है ए में हिस्टैरिसीस लॉस। ए आपका है हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। और दूसरा हमारा होता है डी, जो हमारा होता है वो है आपका ईडी करंट लॉस। अब क्विकली हम लोग देखेंगे कि ये हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस क्या। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि हम लोग जानते हैं कि जो आपका कोर होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, कंडक्टर भी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो उसमें वाइंडिंग लगा होता है, जैसे ये आपका, आप सिंपली देखो, ये जो आपका कोर है, ये आपका कोर हो गया, है ना। अब इसमें क्या होता है, 2 वाइंडिंग होते हैं, आपका प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है और ये आपका सेकेंडरी। अब हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग में क्या देते हैं, एसी देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पास किया। अब इस अल्टरनेटिंग करंट के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, हम लोग जानते हैं। अब ये जो कोर है ना, अब इस कोर का क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा। सबसे पहले ये इसका मैग्नेटाइजेशन होगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। प्राइमरी वाइंडिंग क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। फिर जब आपका साइकिल रिवर्स हो जाता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम आपका करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो इसका फिर से क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा कोर का। और इस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण ये जो आपका कोर होता है वो हीटेड हो जाता है और ये एनर्जी का लॉस होगा सराउंडिंग में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। क्लियर है। अब इस हिस्टैरिसीस लॉस का जो वैल्यू होता है, हिस्टैरिसीस लॉस का जो वैल्यू होता है वो आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, Bm स्क्वायर इंटू एफ। ये जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है इन अ ट्रांसफार्मर, उसकी जो वैल्यू होगा वो होगा Bm स्क्वायर इंटू एफ। इसका मतलब हिस्टैरिसीस लॉस, एच लॉस जो आपका होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्रीक्वेंसी के होता है। अब दूसरा होता है ईडी करंट। अब क्या होता है ना कि आपका अगेन से आपका मेटल क्या है, जो आपका कोर है, कोर आपका किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जिसके कारण इसमें इंड्यूस्ड करंट होता है। इन कोर करंट इज इंड्यूस्ड। लेकिन मुझे कोर में करंट नहीं चाहिए, मुझे करंट चाहिए सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में। इन कोर करंट इज इंड्यूस्ड और इसी करंट को हम लोग बोलते हैं इज इंड्यूस्ड, और इसी करंट को हम लोग बोलते हैं ईडी करंट। अब ये ईडी करंट जब सर्कुलेट होगा आपका कोर में, तो हम लोग जानते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण क्या होगा, हीट का लॉस होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ईडी करंट लॉस। और ईडी करंट लॉस का जो वैल्यू होता है, ईडी करंट लॉस, वो आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। तो ईडी करंट जो लॉस है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ईडी करंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी के होता है ईडी करंट लॉस। तो फर्स्ट आपका हो गया कोर लॉस। सेकेंड जो आपका लॉस होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस। सेकेंड आपका होगा कॉपर लॉस। अब इसके पहले, अब कॉपर लॉस पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हिस्टैरिसीस लॉस को हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हम लोग जो लैमिनेशंस यूज कर, लैमिनेशंस कोर बनाने में, वो लैमिनेशंस बेसिकली हम लोग किसके यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील का। अब सिलिकॉन स्टील का जब हम लोग यूज करते हैं तो सिलिकॉन स्टील का जो रेजिस्टिविटी होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है। और दूसरा इसका जो होगा वो क्या होगा, हाई परमिएबिलिटी, हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगा। क्लियर है। तो हिस्टैरिसीस लॉस में हम लोग को कैसा मटेरियल चाहिए, जिसका हाई रेजिस्टेंस हो
और जिसका लॉस लो हिस्टेरेसिस लॉस हो, तो हाई परमिबिलिटी होगा तो इसका क्या होगा, लो हिस्टेरेसिस लॉस होगा। क्लियर है ना? अब देखो ईडी करंट लॉस में को हम लोग मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लैमिनेटेड कोर। इसलिए कोर को हम लोग ऐसा बल्क में नहीं यूज करते हैं, जबकि हम लोग कोर को क्या करते हैं, लैमिनेशंस करते हैं। तो लैमिनेटेड कोर का यूज करके हम लोग ईडी करंट के लॉस को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। अब कॉपर लॉस क्या होगा, कॉपर लॉस होगा लॉस इन द कॉपर वाइंडिंग। अब कॉपर वाइंडिंग क्या क्या है हमारे पास, तो हमारा कॉपर वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग, क्लियर है, एक इंसुलेटेड कॉपर वाइंडिंग होता है, और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। अब दोनों में जब करंट फ्लो करेगा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में कंडक्टर के थ्रू, तो हम लोग जानते हैं हीट एनर्जी का लॉस होता है आई स्क्वायर लॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस। कोर लॉस होगा कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में, और कॉपर लॉस होगा इन कॉपर वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो कॉपर लॉस को हम लोग आई स्क्वायर आर लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस। तो ये दो तरह के लॉसेस होते हैं जनरली एक ट्रांसफार्मर में, कॉपर लॉस और दूसरा आपका है कोर लॉस। कोर लॉस भी दो कैटेगरी के होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस। अब हम लोग नेक्स्ट हम आते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर हम लोग डिफाइन करते हैं, लॉसेस हमने देख लिया, हम लोग देखते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को अगर हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं तो ये होता है आउटपुट पावर, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाइड विथ, अगर परसेंटेज में आपको कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाइड विथ 100 परसेंटेज एफिशिएंसी। अब देखो आउटपुट में क्या मिलेगा, क्लियर है, आउटपुट में जो आपका होगा आउटपुट पावर, वो बेसिकली जब हम लोग इनपुट में डालते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ लॉसेस होता है, तो इनपुट प्लस लॉसेस, सॉरी इनपुट माइनस लॉसेस, लॉसेस को घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। तो हम लोग परसेंटेज एफिशिएंसी को इस तरह भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट, या इनपुट माइनस आउटपुट प्लस लॉसेस भी लिख सकते हैं। इनपुट यहां से क्या हो जाएगा, इनपुट इज इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट प्लस लॉसेस, क्लियर है। तो ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट प्लस लॉसेस, एफिशिएंसी। उसके बाद आता है रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन होता है बेसिकली, स्पीड रेगुलेशन नहीं होता है, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इसका जो डेफिनेशन है आपका, परसेंटेज अगर रेगुलेशन निकाला है तो मल्टीप्लाइड विथ 100 हो जाएगा, तो आपका होता है नो लोड, ओके, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट नो लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय VFL डिवाइडेड बाय आपका होगा वी नॉट नो लोड वोल्टेज। तो वी नॉट आपका क्या है, वी नॉट आपका है नो लोड वोल्टेज, और आपका VFL क्या है, VFL है फुल लोड वोल्टेज, क्लियर है ना। ये आपका ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी, ये ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी हमने डिफाइन किया और रेगुलेशन डिफाइन किया, ये आपको सिर्फ फॉर्मूला आपको याद है। अब आगे हम लोग आते हैं टेस्टिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, हाउ वी कैन फाइंड आउट द कॉपर लॉस एंड दिस कोर लॉस। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा है टेस्टिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, टेस्टिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ओके। तो जनरली हम लोग दो टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं लॉसेस निकालने के लिए। सबसे पहला जो टेस्ट है वो आपका है ओपन सर्किट टेस्ट, फर्स्ट आपका है वो है आपका ओपन सर्किट टेस्ट, और दूसरा आपका है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओके। तो ओपन सर्किट जो आपका ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं, हम लोग जनरली ये जो आपका होगा वो हम लोग करते हैं LV साइड, लो वोल्टेज साइड हम लोग परफॉर्म करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट,
ओके, मतलब लो वोल्टेज साइड में आप वोल्टेज अप्लाई करोगे रेटेड वोल्टेज या रेटेड फ्रीक्वेंसी पे, और ये जो एचवी साइड होगा, एचवी साइड हाई वोल्टेज जो साइड होगा वो आपका क्या होगा, ओपन होगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जस्ट रिवर्स, ये जो आपका टेस्ट परफॉर्म होगा वो कौन सा साइड पे परफॉर्म होगा, ये आपका एचवी साइड पे परफॉर्म होगा। ओके, एचवी साइड पे आपका परफॉर्म होगा, और इसका जो एलवी साइड होगा, लो वोल्टेज साइड, एलवी साइड, वो आपका क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो ये आपका हो गया टेस्टिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ये आपका ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट लोग कैसे कंडक्ट करते हैं। क्लियर है ना? तो ये जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है आपका, ये हम लोग कंडक्ट करते हैं टू फाइंड आउट कोर लॉसेस एंड शंट ब्रांच पैरामीटर, शंट ब्रांच पैरामीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं RC एंड XM। क्लियर है? जो आपका कोर का होता है, कोर का रेजिस्टेंस और कोर का इंडक्टेंस। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो हम लोग कंडक्ट करते हैं टू फाइंड आउट कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉस को हम लोग फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, I² R लॉस फाइंड करने के लिए करते हैं। अब शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट क्यों हम लोग परफॉर्म करते हैं? अब देखो, ओपन सर्किट टेस्ट में आपको एलवी साइड में आपको क्या लगाना है, एलवी साइड पे आपको रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी पे जो ट्रांसफार्मर का है वो अप्लाई करना है, और एचवी साइड को ओपन रखना। क्लियर है? क्योंकि अगर हम लोग एचवी साइड हाई वोल्टेज साइड है, उतना वोल्टेज तो हम लोग दे नहीं पाएंगे, इसलिए एचवी साइड को क्या रखा जाता है, ओपन रखा जाता है ओपन सर्किट टेस्ट में। अगर आपको एलवी साइड को ओपन रखोगे तो एचवी साइड में वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। मान लेते हैं 220 वोल्ट हमको एलवी साइड में, लेकिन अगर यही हम लोग एचवी साइड में चल जाए तो किलो वोल्ट में चला जाएगा, विच इज वेरी हाई। इसलिए ओपन सर्किट टेस्ट को हमेशा हम लोग कहाँ परफॉर्म करते हैं, एलवी साइड पे, लो वोल्टेज साइड पे हम लोग रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं रेटेड फ्रीक्वेंसी पे, और हम लोग इसमें फाइंड करते हैं शंट ब्रांच के पैरामीटर। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं हाई वोल्टेज साइड पे। क्लियर है? हाई वोल्टेज पे साइड पे हम लोग करते हैं, और एलवी साइड को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अब हम लोग एलवी साइड को जब शॉर्ट सर्किट कर देंगे और एचवी साइड पे अगर हम लोग रेटेड वोल्टेज से कम भी अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या करेगा, आपका एलवी साइड में फुल लोड करंट फ्लो कर सकता है। क्लियर है? या एलवी साइड का जो रेटेड करंट है उतना फ्लो करवा सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। ओपन सर्किट में हम लोग कोर लॉसेस फाइंड करते हैं, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, कॉपर लॉसेस। तो ये है आपका ट्रांसफार्मर के बारे में।